बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद यामीन और आप देख रहे हैं वाइस लर्निंग। अच्छा जी बच्चों, आज हम करेंगे फिजिक्स का पास पेपर 2018 और इसके 25 क्वेश्चन हैं हमारे पास। कुछ के कहीं कहीं टिक लगे हुए हैं, कुछ के कहीं नहीं लगे हुए। बस जल्दी जल्दी में जो आया हम लेकर आ गए आपके सामने। अच्छा जी, तो पहले भी मैं पास पेपर इसमें सॉल्व कर रहा हूँ, तो हम जनाब इसमें पास पेपर सॉल्व करते हैं। कहता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके जी, यूनिट ऑफ एनर्जी बेटा जूल होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूं। ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, ये एनर्जी एम सी स्क्वायर वाले फार्मूला की भी हो सकती है, ये एनर्जी एच एफ की भी हो सकती है, ये एनर्जी हीट एनर्जी भी हो सकती है। ठीक हो गया, समझ रहे हैं ना बात को। ये एनर्जी साउंड भी हो सकती है, ये एनर्जी इलेक्ट्रिक भी हो सकती है। कोई भी एनर्जी का नाम आ जाए उसका यूनिट जूल रहेगा। और इन सारी जो एनर्जीज है ना, इनका यूनिट वर्क डन के बराबर होता है। एक्चुअल में वर्क डन का जो यूनिट है वो है क्या है, जूल है। तो ये याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। ओके, सेकंड अटेम्प्ट पे आ जाते हैं। कहता है कि एम के एस यूनिट ऑफ द प्रेशर इज ओके। एम के एस यूनिट ऑफ द प्रेशर, प्रेशर का एम के एस यूनिट बताना है। सर ये एम के एस क्या होता है? अगर याद हो, थोड़ा सा आपको याद दिला दूं। हमने कहीं पढ़ा था एम के एस, फिर पढ़ा होगा उससे ऊपर पढ़ा होगा एफ पी एस। ठीक है, फिर उससे ऊपर पड़ा होगा सीजीएस। मैंने उल्टा लिख दिया ना। ओके, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड फंडामेंटल यूनिट है। चैप्टर नंबर 1 है, वहीं से ये आया है। तो एम के एस सिस्टम में हमसे पूछा है यूनिट, तो क्या है इसका? इसका यूनिट पास्कल ही होता है। ये पहले से ही ब्राउन हुआ हुआ है। यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके जी, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड का यूनिट जो है वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा जी, वी कैन राइट 1 किलो। ओके, 1 किलो किसके इक्वल होता है? पहले तो मैं आपको एक बात समझा दूं। देखो, आपने किलो के बारे में पढ़ा होगा। किलो का मतलब एक्चुअल में होता है 1000। ठीक है, 1000 जैसे हम लिखते हैं 10⁻³ अच्छा, एक बात और, आपने एक कहीं पढ़ा होगा किलोमीटर, तो इसका मतलब ये होता है कि 1000 मीटर। कहीं आपने पढ़ा होगा किलोग्राम, इसका मतलब है 1000 ग्राम। अच्छा, ये तो आ गई फिजिक्स वाली बात है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप बाहर से सब्जी भाजी कोई लेने जाते हैं ना, तो इसका मतलब आप उसे कहते हैं ना 1 किलो दे दो, तो किलो नहीं होता लफ्ज, वो होता है 1 किलोग्राम दे दो। इसका मतलब होता है कि 1000 ग्राम जो है वो हमें दे दो। अच्छा, आपके फेसबुक पे लाइक्स आ जाते हैं 1 के किलो, 1 के लाइक्स। मैं यहाँ पे एक मिनट, मुझे थोड़ा सा कलर चेंज करने दे दें। हाँ जी, आपकी फेसबुक पे लाइक्स आ गए कितने? एफबी के फेसबुक के लाइक्स जो आ गए वो कितने आ गए? कई दफा लिखा होता है 1 के लाइक्स। ठीक है, 1 के लाइक्स। ठीक है, तो 1 के लाइक्स का क्या मतलब होता है पता है? 1 के लाइक्स का मतलब है 1 किलो लाइक्स। 1 किलो लाइक्स। ठीक है, 1 के सब्सक्राइबर, इसका मतलब है 1 किलो सब्सक्राइबर। ये कितना अजीब सा लग रहा है ना कि 1 किलो सब्सक्राइबर, 1 किलो के सब्सक्राइबर। तो किलो कोई वजन वजन की चीज नहीं है, बल्कि किलो का मतलब है कि आपके पास 1000 की बात कर रहा है। आज मेरी राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है, लेकिन ठीक है, चला दो यार। ओके, तो आगे चलते हैं। कहते हैं कि इन अ वेक्टर, तो इसका सही ऑप्शन क्या था? पहले तो सही ऑप्शन तो लगाए। सही ऑप्शन है 10 बी। ओके, आगे चलते हैं। 10 का पावर 3 था। इन अ वेक्टर द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट कैन बी फाउंड बाय। ओके, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, हालांकि ये होता था होना था वेब प्रोडक्ट वेक्टर नहीं, लेकिन ये होना था, ये लफ्ज गलत लिखा गया, इसमें आना था वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं क्या मतलब है। देखो, हमने दो तरह की प्रोडक्ट पढ़ी है। एक है स्केलर प्रोडक्ट, जिसे कहते हैं ए डॉट बी, और आपने पढ़ा होगा कि इसे ऐसे लिखा जाता है ए बी कॉस थीटा। ये कहलाती है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इनका जो भी आंसर आएगा दो वेक्टर्स का, वो स्केलर माना जाएगा। इसलिए इसकी तो कोई डायरेक्शन होती नहीं। तो इसीलिए डायरेक्शन पूछी है किसकी? वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ए क्रॉस बी, जिसे हम दूसरे लफ्जों में क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है,
तो इसका जो आंसर बनता है वो कैसे बनेगा, ए बी साइन थीटा विथ द यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन बता रहा होगा, और इसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट का जो भी आंसर आएगा ना, जैसे लाइक ए बी साइन थीटा जो भी, उसकी डायरेक्शन फाइंड की जाती है राइट हैंड रूल से। तो ये रहा आपका सही ऑप्शन। ओके, आगे चलते हैं। इफ द वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए, एक वेक्टर है जिसको ए से डिनोट करते हैं, हम ऊपर एरो लगा लेते हैं, ठीक है। इट्स एक्स कंपोनेंट कैन बी रिटन एज, ओके, सबसे पहले तो मैं कंपोनेंट की बात करूं। देखो, मानते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है और इसका ये है एक्स कंपोनेंट और ये है वाई कंपोनेंट, ठीक है। ये आ गया एक्स एक्सेस, ये आ गया वाई एक्सेस। इसके अंदर हम एक वेक्टर बनाते हैं और उस वेक्टर का नाम जो क्वेश्चन में लिखा है वो है ए, तो ए रख लेते हैं। यहां बना देते हैं थीटा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसका एक्स कंपोनेंट बताएं, तो एक्स कंपोनेंट देखो बेटा, एक्स कंपोनेंट का मतलब है पैरेलल ये वाला अभी फिलहाल, तो एक्स कंपोनेंट का मतलब हुआ ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। एक मिनट, अब इसके साथ आप लगाओगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक्स के साथ आई लगता है, वाई के साथ जे लगता है और जेड के साथ के लगता है, तो इधर आप लगा दें आई, ए कॉस थीटा आई कहीं है, ये रहा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन हो गए हमारे, अब हम 7 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर ए, अच्छा, एक वेक्टर का आपको कहाँ फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। मैं साथ में यहां लिख देता हूं, आपने क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, जिसका मैग्नीट्यूड है कितना, 2, ओके। तो बेटा यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या है कि हम किसी भी एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखा जाता है, वैसे भी लिखा जाता है। अब मैं यहां पे फिलहाल अभी फॉर्मूला लिखता हूं, वैल्यू नहीं लिखता। तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, मैं पूरा नाम लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। अब मैग्नीट्यूड जो है, वेक्टर का नाम तो है हमारे पास क्या, ए, तो ये आ गया, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कहीं है, ये रहा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, हाँ जी, फोर्स एंड मोशन का एक सवाल आया। फोर्स एंड मोशन का एक सवाल है, कहता है फ्री फॉल मोशन इज कास्ड बाय द फोर्स। भाई फ्री फॉल मोशन का मतलब ये है कि ये देखो, ये कोई हाइट है, इधर से कोई चीज ऐसे नीचे गिर जाए, यानी यहां से उसे छोड़ दिया जाए, फॉल कराया जाए, थ्रो नहीं कराना। बात सुनो, थ्रो और फॉल में बेटा फर्क होता है। थ्रो का मतलब है कि आपने जोर लगा के, फोर्स लगा के नीचे फेंका। फॉल का मतलब है आपने यहां से उसे सिर्फ छोड़ा, छोड़ के जब वो नीचे आएगा तो वो किसकी वजह से नीचे आएगा, कौन उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये आप सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगेगी, जिस वजह से वो फ्री फॉल मोशन करेगा। ओके हो गया बेटा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन आ गया। लॉज ऑफ मोशन में से कहता है कि इक्वेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बेटा इक्वेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन होती है एफ इज इक्वल टू एम ए, ये रहा, ये तो किधर है, ये वाला, ये तो सबको पता है, ठीक है। हाँ, अगर इनमें से कुछ देखो कोई मिलती जुलती तो नहीं है, यानी ए को फाइंड करने के लिए आगे पीछे, अच्छा ऐसे भी आ सकती है, मैं पहले बता दूं, देखो एफ इज इक्वल टू एम ए, हो सकता है ऐसे लिखा हो, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, रिवर्स करके, तो ये भी ठीक कहलाएगी, ठीक है। हो सकता है ऐसे लिखा हो कि m इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो बेटा ये भी ठीक है। मतलब ऐसा देख लो कहीं है तो नहीं, देखो a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम होना चाहिए था, गलत। m इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होना चाहिए था, गलत। तो फिर बाकी आपके पास क्या बचा, m इज इक्वल टू एफ ए तो होता ही नहीं, ये भी गलत। तो आपके पास जो सही ऑप्शन है वो क्या है, हो सकता है दो ऑप्शन भी आ जाए, इनमें से कोई और ऑप्शन भी आ जाए, तो फिर वहां पे ए एंड बी का ऑप्शन होगा या ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन द बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड मेकिंग एन द एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। जब एक बॉडी ऊपर फेंकी जाती है, ओके, फिर वो एंगल थीटा के साथ और हॉरिजॉन्टल एंड फ्रीली मूव अंडर द एक्शन। अच्छा सुने, मैं आसान से अल्फाजों में बताता हूं, एक बॉडी फेंकी जाती है और वो
एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ और फिर वो इस तरह करती हुई यूं गिरती है, क्योंकि जब एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी तो इधर ही बनेगा ना, तो बॉडी ऐसे चलेगी। तो मैं यहाँ पता चल गया होगा कि ये क्या किसकी बात कर रहा है। ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई जनाब। चले जी आगे चलते हैं। मोमेंटम का सवाल है। मोमेंटम में भी किसका सवाल है? कोलिजन का सवाल है। ठीक है, किसका? कोलिजन का सवाल है। इलास्टिक कोलिजन इज दैट कोलिजन इन ड्यूरिंग व्हिच, ओके, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम इज कंजर्व्ड। हाँ, मोमेंटम कंजर्व होती है, इसको तो आप डॉट लगा दो। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, हाँ ये भी होती है। ठीक है, याद रखना, मेरी बात को गौर से सुनते रहो। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं। मास कंजर्व नहीं, वो तो कंजर्व तो नहीं, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो फिर ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन। यस, ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन कि इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सवाल है। सैटेलाइट रिमेन्स इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब पहले तो बात ऐसे करते हैं। कहता है कि वो उसने ऐसे बोला है कि, एक मिनट, मैंने गलत बना दिया, एक मिनट। हाँ जी, उसने बोला है कि मानो आपके पास ये है एक छोटी सी अर्थ। ठीक है, इसको हमने बनाया अर्थ और इसके अराउंड इधर एक दायरा है और उस दायरे में जो एक सैटेलाइट है वो घूमती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऑर्बिट में घूमती है। अच्छा, ये सर्किल होना चाहिए लेकिन मेरी ड्राइंग में ये सर्किल नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर लगती है एक सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो कौन लगाता है? ठीक है, अब एक तरफ है सैटेलाइट, दूसरी तरफ है अर्थ। ठीक है, तो लाजमी बात है इन दोनों के दरमियान ही कोई ना कोई रिश्तेदारी होगी। अब पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, नहीं यार, सन की तो बात ही नहीं है, खत्म। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द सैटेलाइट, हाँ, अर्थ का जो है वो ग्रेविटेशनल पुल है किस पर? सैटेलाइट पर। द रॉकेट इंजन, और रॉकेट इंजन के पास सैटेलाइट से जुड़ा होता है तो भले जुड़ा हुआ हो लेकिन उसका मतलब ऑर्बिट में रहना नहीं है, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। डन, आगे चलते हैं। टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम का सवाल है। कहता है जी, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में होगी कब? जब उसकी सारी फोर्सेस और उसके सारे टॉर्क्स जीरो हो जाते हैं। ये तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब बॉडी पे टॉर्क और फोर्सेस जीरो हो जाए तो वो क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम में कहलाता है। मूव फॉरवर्ड, ग्रेविटेशन, द सेंट्रीपिटल फोर्स थ्रू व्हिच द मून ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। देखो भाई, फिर से वही वाला सवाल आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का ग्रेविटेशन में। देखो, एक अर्थ है, ठीक है, और इधर ऐसे चंदा मामा जो है वो घूमता है। ठीक है, ये जो छोटा सा चंदा मामा, ये साहब यहाँ घूमते हैं। तो भाई ऑफ कोर्स ये घूमते हैं शराफत के साथ, इसमें इंजन विंजन तो है नहीं, तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगाएगा? अब देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ ऑन द मून है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून ऑन द अर्थ नहीं, मून तो अर्थ पे नहीं लगा रहा, वरना क्या कर रहा होता? अर्थ मून की तरफ जाती या जो है वो अर्थ मून के अराउंड घूमती। सन की बातें तो करो ही नहीं, तो ये तो रहने देते हैं। ठीक है, ये भी नहीं है, तो फिर दिस वन इज द राइट ऑप्शन कि अर्थ जो है वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो भाई इसको याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। 15, work, power and energy. The field is said to be conservative, okay, if the work done along the closed path is zero. ऐसी कोई भी फील्ड, याद रखना, ऐसी कोई भी फील्ड, अच्छा फील्ड कौन सी? ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी हो सकती है, कोई भी फील्ड, लेकिन जिसमें पाथ क्लोज्ड हो। क्लोज पाथ किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं, जैसे कहेंगे सर्किल। ठीक है, ये क्लोज्ड पाथ है। ठीक है, ऐसे क्लोज पाथ में अगर वर्क डन जीरो हो जाए तो फिर हम ऐसी फील्ड को क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो जीरो का ऑप्शन ये हमने लगा दिया। वेव एंड मोशन पे आ जाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड्स, बेटा हाफ ऑफ द वेवलेंथ कहलाता है। इसको तो हम एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं। ठीक, आगे चलते हैं।
17 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन द फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ, ओके बाबा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खाली जगह में स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं, ठीक है। खाली जगह में इनकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, जिसे क्या कहा जाता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड इनकी स्पीड होती है। तो बाकी सवालों पे जाना ही नहीं है हमने, आगे चलते हैं। फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग वेवलेंथ ऑफ द लाइट माइकलसन इंटरफेरोमीटर। बेटा माइकलसन इंटरफेरोमीटर का फॉर्मूला एक्चुअल में ये है। अब इसके अंदर से अगर आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है ना, तो आपने करना क्या होगा कि लैम्डा इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी 2x, ओके। नीचे आ जाओ, अब इधर आके ये हो जाएगा m, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा एक मिनट रुको, यही फॉर्मूला किसी और जुबान में भी लिखा जाता है, वो कैसे, किसी और तरीके से भी लिखा जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू 2x की जगह d लिखा जाता है और m की जगह n लिखा जाता है, सैंपल चेंज हो जाते हैं, सवाल चीज वही है कि x भी डिस्टेंस है, d भी डिस्टेंस है, m भी नंबर है, n भी नंबर है। आगे चलते हैं। इंटरनल एनर्जी, ओके, किसमें, एक फिक्स मास ऑफ द आइडियल गैस डिपेंड ऑन, भाई इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है, इंटरनल एनर्जी कहाँ पे लाई, देखो ये गैस, मानो एक गैस का ये सिलेंडर है, ठीक है, क्योंकि वो गैस की बात कर रहा है तो हम गैस को सिलेंडर समझते हैं, और इसके अंदर जो मास है वो m है, यानी फिक्स है, मास चेंज नहीं हो रहा। अब इसकी इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगी, एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि या तो इसका टेम्परेचर बढ़ाओ तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, या इसका टेम्परेचर कम करो तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। अगर आप हीट निकालोगे, टेम्परेचर कम करोगे तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। तो दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर, पहले से ट्रिक भी था लेकिन इसको मैंने अच्छी से एक्सप्लेन कर दिया आपको, राइट। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे आ जाओ। द चार्ज विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, यार ये बहुत दफा आप लोगों ने पढ़ा होगा, टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, तो इस पे हम डिटेल में नहीं जाते। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ जी, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ओके। एंड और भी बता देता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो लिखा हुआ है ना, इसके बारे में बात आ रहा हूं, ओके। अब मेरी बात जरा गौर से सुन लेना ताकि मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये समझाना चाह रहा है कि आपके पास अगर एक लेंथ ये है कंडक्टर की एल, L1, दूसरी लेंथ ये है कंडक्टर की L2, तीसरी लेंथ ये है कंडक्टर की L3, तो सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस है ना वो L3 में होगी, क्योंकि मतलब अगर आपके पास 3 तार के, जो होती है ना वापडा की तार, 3 तार के टुकड़े हैं, तो इसमें रेजिस्टेंस सबसे कम, इसमें उससे ज्यादा, इसमें उससे ज्यादा। अब आते हैं एक और बात करने, वो ये कि फॉर एग्जांपल एक तार है पतली सी, ठीक है, एक तार उससे थोड़ी मोटी, ठीक है, और एक तार जो है वो उससे थोड़ी और मोटी है, कलर चेंज हो गया लेकिन कोई नहीं, खैर है, ठीक है, मैं इसको इसी के साथ ही डबल कर देता हूं, ठीक है, तो इससे थोड़ी सी और मोटी है। तो याद रखना कि सबसे कम रेजिस्टेंस इस वाली में होगी, क्योंकि ये मोटी है, जितनी तार मोटी होगी रेजिस्टेंस कम, जितना कंडक्टर मोटा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम, और जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा। तो ये देसी अल्फाज में मैंने समझा दिया, मोटा या पतले होने को यहाँ पे जो है ना अल्फाज है क्रॉस सेक्शन एरिया कहा जाता है, ओके। बाकी 4 क्वेश्चन रह गए हमारे। द एवरेज वेलोसिटी इज गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, पूरी बात समझाता हूं। देखो आपके पास एक बैटरी है, पहले तो एक काम करते हैं, कंडक्टर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि आपके पास यहां पर एक, सॉरी जी, मानो के, एक मिनट भाई थोड़ी गड़बड़ हो गई, हाँ सही है सही है सही है, मैं वीडियो एडिट भी नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही डालूंगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, ठीक है। मान लो कि आपके पास एक कंडक्टर है, इसके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, अब ये सारी बात याद आ जाएगी। यहां पर हम एक काम ये करते हैं कि एक वायर इधर लगाते हैं और एक वायर इधर लगाते हैं, और इधर वायर लगाने के बाद इसके साथ बैटरी जोड़ देते हैं। ये आ गया नेगेटिव लूप, ये आ गया
पॉजिटिव, हमेशा बड़ी वाली जो होगी वो पॉजिटिव, छोटी वाली होगी नेगेटिव। मेरी राइटिंग बड़ी अच्छी है, सही है। तो ये साइड पॉजिटिव हो गई, ये साइड हो गई नेगेटिव। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन थे। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन को लगा धक्का और इनको तमीज से एक डायरेक्शन में चलाने लगे। तो ये आ गई, ये देखो, ये पूरी वो बात कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इसको दी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, उस वेलोसिटी को आप क्या कहोगे? तो बेटा नाम जिन्होंने पढ़ा है उनको याद आ गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैंने पहले से येलो कर रखा है। ऐसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। 23, ट्रांसफार्मर इज यूज टू, ओके पहले तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर इज यूज टू ट्रांसफॉर्मिंग अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज अल्टरनेटिंग, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट को वोल्टेज को अल्टर करता है। अब मतलब पहले समझाता हूं। कन्वर्ट डीसी करंट इनटू एसी करंट, यानी यहां ये पूछ रहा है कि क्या ये डीसी को एसी में करता है। अच्छा, कन्वर्ट एसी से क्या ये एसी को डीसी में करता है? क्या मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है? नहीं, ये काम तो है जनरेटर का, ठीक, इसको तो छोड़ दो। ये काम है रेक्टिफायर का यानी डायोड का, ठीक है, इसको भी छोड़ दो। ओके, ये काम फिर बचा जनरेटर का, जनरेटर के ट्रांसफार्मर का। देखो आपके घर में कितना वोल्टेज आ रहा होता है? 220। हमारे पास जो 220 है, लेकिन ये 220 ऐसे नहीं आता, डायरेक्ट पीछे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर हमें क्या देता है? ठीक है, ये ट्रांसफार्मर हमें क्या देता है? जनरेटर दे वो 220 देता है, लेकिन इसके पास कितना आ रहा होता है? इसके पास आ रहा होता है 11,000 वोल्ट, ठीक है। फिर इसको ये अल्टर करता है, अल्टर करने के बाद यहां से, ठीक है, इधर से क्या करता है? कन्वर्ट करके फिर हमें 220 वोल्ट दे देता है। तो बात अब समझ में आ गई, मैंने पूरा टॉपिक भी इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। आगे चलते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हीट स्टोन इज ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, हाँ जी बिल्कुल होता है। और इसका रेशो जो है, रेशो आर्म इज इक्वल टू 1 के बराबर होती है। भाई रेशो आर्म के लिए लेक्चर पूरा खोलना पड़ेगा। एडवेंट ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स, फोटो सेल, ओके, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ये जो है वो प्रिंसिपल पर इफेक्ट करता है। कॉम्पटन पे नहीं करता, पेयर पे नहीं करता, नन ऑफ दीज पे नहीं, नन ऑफ दीज तो वैसे ही कुछ नहीं है। ओके, तो सनाब क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए, पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है तो पूछो, कमेंट करना है तो करो, वरना एक काम करो, पढ़ो, ठीक है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज नासिर, दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द एक और पास पेपर आपको देने वाला हूँ।